हेलो बेटा। यूनिट 4 का लेक्चर नंबर 9 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। टॉपिक है हमारा कोलिजन। बच्चों, हम लोग ये देखते हैं कि हमारी जो डेली लाइफ है उसमें बहुत तरह के जो चीज़ें हम लोगों को टकराती हुई दिखाई देती है। यदि हम लोग छोटे लेवल के ऊपर बात करते हैं तो जो दो एटम्स है, जो दो मॉलिक्यूल्स है, उनके अंदर हम लोगों को कोलिजन देखने को मिलता है। एक एटम जो है दूसरे एटम से टकराता है। हम लोग ये देखते हैं कि एक बाइक जो है वो दूसरी बाइक से टकरा जाती है और एक्सीडेंट हो जाता है। एक ट्रक जो है वो किसी कार से टकरा जाता है, एरोप्लेन टकराती है। हम लोग ये देखते हैं कि जो ट्रेन्स है उनमें टक्कर हो जाती है। एक जो हथौड़े से हम लोग किसी कील को दीवार के अंदर ठोकने की कोशिश कर रहे हैं तो जो हथौड़ा है वो कील से टकराता है। मीन्स हमारी जो डेली लाइफ है उसमें बहुत तरह के कोलिजन हम लोगों को देखने को मिलते हैं। यदि हम लोग एटम्स की बात करते हैं तो ये कोलिजन इतना छोटा होता है कि हमें उसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की हेल्प पड़ती है। और वहीं दूसरी तरफ ये जो कोलिजन इतना बड़ा होता है कि उसको देखने के लिए भी हमको अ, ये कह सकते हैं कि वो एक मैक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर जो कोलिजन हम लोग को देखने को मिलता है, जैसे कि स्टार्स का टकराना। ठीक है। तो कोलिजन जो है वो माइक्रोस्कोपिक से लेके मैक्रोस्कोपिक तक हम लोगों को डेली लाइफ में फील कर सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो बेसिकली कोलिजन जो है वो होगा कि एक ऐसा इवेंट या एक ऐसी घटना जिसमें दो ऑब्जेक्ट के बीच में एक स्ट्रॉन्ग फोर्स लगेगा। और वो जो स्ट्रॉन्ग फोर्स है वो एक बहुत ही कम टाइम पीरियड के दौरान लगता है। जैसे मैं कहूँ कि अनफॉर्चुनेटली एक एक्सीडेंट होता है दो बाइक्स का, तो दो बाइक्स के अंदर जो होने वाला टकराव है वो जस्ट 2 या 3 सेकेंड्स का होता है। तो कोलिजन जो होता है वो बहुत ही शॉर्ट टाइम इंटरवल के दौरान होता है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा फोर्स जो है वो देखने को मिलता है। अब भी दिमाग में ये आता है यदि कोलिजन हो रहा है तो दो चीज़ें आपस में टकरा रही होंगी। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि कोलिजन होने के लिए दो बॉडी जो है या दो ऑब्जेक्ट जो है वो आपस में फिजिकली कांटेक्ट में आए, क्योंकि बिना फिजिकली कांटेक्ट में आए हुए भी कोलिजन जो है पॉसिबल हो सकता है। जैसे कि हम लोग ये देखते हैं कि दो मैग्नेट लिए, तो एक मैग्नेट जो है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी के कारण या मैग्नेटिक फील्ड के कारण दूसरे मैग्नेट को बिना टच किए हुए उसको पुल कर सकता है और पुश कर सकता है। तो यदि हम लोग बात करते हैं मैग्नेटिक फोर्स की, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की या ग्रेविटेशन फोर्स की, तो इस केस में हमारे पास में जो कोलिजन होता है उसमें दो बॉडी फिजिकली कनेक्टेड नहीं होती है। तो इट इज़ नॉट ए नेसेसरी कंडीशंस इफ collision will take place between the two objects, then two objects should be connected with the physically. That is not a mandatory condition. So collision can be take place without physically connected or with physically connected. बेसिकली हम लोग ये कहते हैं कि ये हमारे पास में जो कोलिजन होता है ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है। आइसोलेटेड सिस्टम मीन्स दैट एक ऐसा सिस्टम दैट ना तो एनर्जी जो है उस सिस्टम के अंदर एंटर कर सकती है और ना ही एनर्जी जो उस सिस्टम से बाहर जा सकती है। या फिर ये कहें कि ना तो एक्सटर्नल मास जो है वो एंटर करता है और ना एक्सटर्नल मास जो है वो एमिट होता है। दैट इज कॉल्ड आइसोलेटेड सिस्टम। सो जो कोलिजन होगा वो हमारे पास में एक आइसोलेटेड सिस्टम होगा जिसमें ना तो एनर्जी और मास एंटर करेंगे और ना एनर्जी और मास जो है वो एमिट होंगे। तो यदि एनर्जी और मास एंटर नहीं कर रहे और ना ही एमिट हो रहे हैं तो हम लोग ये कह सकते हैं कि उस सिस्टम की जो टोटल एनर्जी होगी और टोटल मास होगा वो कांस्टेंट होगा, कंजर्व्ड होगा, चेंज नहीं होगा। तो जब हम लोग ये कह सकते हैं तो कोलिजन में जब हम लोग बात कर रहे होंगे तो दो चीज़ों के ऊपर हम लोग बेसिकली फोकस करेंगे। पहला जो फोकस होगा वो ये होगा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, मतलब कि मोमेंटम जो है वो कंजर्व होगा और दूसरा जो है एनर्जी भी कंजर्व होगी, क्योंकि अभी अभी हमने पढ़ा या समझा कि ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है। तो यदि आइसोलेटेड सिस्टम है तो उसमें मोमेंटम और एनर्जी दोनों हम लोगों को कंजर्व देखने को मिलती है। कंजर्व मीन्स दैट मीन्स कैन नॉट बी चेंज। अभी देखते हैं कि कोलिजन होने के चांसेस क्यों होते हैं, मतलब व्हाट इज़ द बेसिक कॉज कि कोलिजन हो जाता है। तो मान लीजिए हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है m1 जिसका मास है m1 और ये ऑब्जेक्ट जो है u1 नाम की वेलोसिटी के साथ में ट्रेवल कर रहा है। एक दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसका मास m2 और ये ऑब्जेक्ट जो u2 नाम की वेलोसिटी के साथ ट्रेवल कर रहा है। मैं ये मान के चलता हूँ कि अभी दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट जो टकराएंगे नहीं, लेकिन यदि u1 की वेलोसिटी
ज़्यादा है U2 से। तो हम लोग ये जानते हैं कि मान लीजिए U2 चल रहा है 30 मीटर पर सेकंड के हिसाब से और ये चल रहा है 50 मीटर पर सेकंड के हिसाब से। तो हम लोग ये देखते हैं कि इन दोनों के बीच का जो गैप है वो धीरे धीरे कम होता चला जाएगा, और एक टाइम ऐसा आएगा जब U1 है जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा है, तो ये M1 नाम का ऑब्जेक्ट जो है ज़्यादा वेलोसिटी के कारण आके कुछ टाइम इंटरवल के बाद में M2 से टकरा जाएगा। या फिर ये कहें कि ए नाम का जो ऑब्जेक्ट है ये कुछ देर बाद में आके बी नाम के ऑब्जेक्ट के साथ में टकरा जाएगा। तो ये हमारे पास एक सिचुएशन है जब कोलिजन नहीं हुआ है, तो इस सिचुएशन को हम लोग बोल देते हैं बिफोर कोलिजन। और बिफोर कोलिजन सिचुएशन क्या है कि U1 की वेलोसिटी ज़्यादा है और U2 की वेलोसिटी कम है। मतलब कि एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ज़्यादा और बी की वेलोसिटी कम है, तो इन दोनों के बीच का जो टाइम जो गैप है वो धीरे धीरे रिड्यूस होता चला जाएगा, और एक टाइम ऐसा आएगा जब दोनों के बीच में कोलिजन हो जाएगा। तो जब कोलिजन होगा तो M1 नाम का जो ऑब्जेक्ट मास है, और तो ए जो ऑब्जेक्ट है वो सीधा सीधा आएगा और बी नाम के ऑब्जेक्ट के साथ में टकरा जाएगा। मतलब यहाँ पे ए और बी के बीच में कोलिजन हो गया। हम लोग ये जानते हैं कोलिजन के बाद में दोनों बॉडी अलग अलग हो जाएंगी, जैसे दो बाइक की टक्कर के बाद में दोनों बाइक अलग हो जाती है। तो अभी जो ए नाम का ऑब्जेक्ट है वो V1 नाम की वेलोसिटी के साथ में ट्रेवल कर रहा है, और जो बी नाम का ऑब्जेक्ट है वो V2 नाम की वेलोसिटी के साथ में ट्रेवल कर रहा है। हमने ऐसा मान के चले, और ये कंसीडर किया है कि ये जो सिचुएशन बन गई है हमारे पास में बनी है आफ्टर कोलिजन। तो तीन चीज़ें यहाँ पे हुई, पहले तो कोलिजन नहीं हुआ था, फिर कोलिजन हुआ, और फिर कोलिजन होने के बाद की सिचुएशन। तो जब कोलिजन नहीं हुआ तो उसको हमने बोला बिफोर कोलिजन, जब कोलिजन हो गया तो ड्यूरेशन ऑफ कोलिजन, और जब कोलिजन खत्म हो चुका है तो हमने बोला कि आफ्टर कोलिजन। इन तीनों सिचुएशन के ऊपर हमारा गेम है, और यही तीनों सिचुएशन के ऊपर हमारे जो एक्सप्रेशंस है कि इलास्टिक कोलिजन इन 1 डायमेंशन, इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन, वो हम लोगों को स्टडी करने आगे की क्लासेस में। क्योंकि हम लोगों ने सबसे पहले ये पढ़ा था कि ये जो हमारे पास में सिस्टम है ये आइसोलेटेड सिस्टम है, इसलिए जो मोमेंटम होगा वो बिफोर द कोलिजन और मोमेंटम हो आफ्टर द कोलिजन कंजर्व रहेगा, मतलब कि कोई चेंज नहीं होगा। तो हम लोग जानते हैं कि मोमेंटम जो होता है मास इंटू वेलोसिटी होता है। तो मोमेंटम बिफोर द कोलिजन ये पहले ऑब्जेक्ट के लिए, और ये दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए मोमेंटम हो गया। इसी प्रकार ये पहले ऑब्जेक्ट के लिए मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, और ये दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो दोनों मोमेंटम कंजर्व है, इसलिए मैं पहले वाले को और दोनों दूसरे वाले को, मतलब कि बिफोर द कोलिजन और आफ्टर द कोलिजन, दोनों मोमेंटम को मैं इक्वली पुट कर सकता हूँ। यदि एनर्जी भी कंजर्व है तो पहले कोलिजन होने से पहले की एनर्जी और कोलिजन होने के बाद की एनर्जी दोनों क्या रहेंगे हमारे पास में, कंजर्व रहेगी। इसलिए मैंने हाफ mv² और हाफ mv² बिफोर कोलिजन एंड हाफ mv² और हाफ mv² आफ्टर कोलिजन, दोनों को मैंने इक्वल पुट कर दिया, बिकॉज ऑफ देयर इज नो लॉस। एंड वाई देयर इज नो लॉस? बिकॉज ऑफ वी आर कंसिडरिंग दिस इज ए आइसोलेटेड सिस्टम। ओके, अभी जो कोलिजन है ये कितने प्रकार से हो सकता है? तो बेसिकली हमारे पास में तीन तरह का कोलिजन होता है। पहला जो एग्जांपल आता है या पहला जो कोलिजन होता है दैट इज कॉल्ड परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन। इस कोलिजन के अंदर हम लोग ये मान के चलते हैं कि काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम है वो टोटली कंजर्व्ड है। मतलब कि किसी भी प्रकार का कोलिजन के दौरान ना तो काइनेटिक एनर्जी का लॉस होगा और ना ही उसके अंदर लीनियर मोमेंटम का लॉस होगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास में मान लीजिए एक बॉल है या एक ऑब्जेक्ट है जो कि ए नाम की पोजीशन के ऊपर है। इस ऑब्जेक्ट के पास में एक मास होगा, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक हाइट है ग्राउंड से, ये हमारे पास में एक सरफेस है, इस सरफेस से इस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक हाइट है, और इस ऑब्जेक्ट को अर्थ जो है अपनी तरफ एक फोर्स लगा रही है दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ए पोजीशन पर इस ऑब्जेक्ट के पास में एक एनर्जी है दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी, और ये पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू हमारे पास में mgh। तो यदि मैं ए पोजीशन से इस ऑब्जेक्ट को फ्री फॉलिंग करता हूँ तो हम लोग ये देखते हैं कि ऑब्जेक्ट जितनी वेलोसिटी के साथ में नीचे जाता है उतनी ही वेलोसिटी के साथ में इस पॉइंट पे टकराने के बाद में वापस आ जाता है, और वो अपनी सेम हाइट जो है उसको रिगेन कर लेता है। मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट जो है ए नाम की पोजीशन पे अर्थ सरफेस से 5 मीटर की हाइट पे था, तो कोलिजन हुआ है इस पॉइंट पे अर्थ सरफेस पे, और यदि कोलिजन होने के बाद में ये ऑब्जेक्ट वापस से अपनी पोजीशंस को 5 मीटर अचीव कर लेता है, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जितनी एनर्जी हम लोगों ने फ्री फॉलिंग के टाइम पे इस ऑब्जेक्ट के पास में थी, कोलिजन होने के बाद में भी इस ऑब्जेक्ट के पास में उतनी ही एनर्जी अभी है। मतलब कि ड्यूरेशन ऑफ कोलिजन किसी प्रकार की कोई भी एनर्जी का लॉस से नहीं हुआ है।
तो यदि कोई एनर्जी का लॉस नहीं हुआ है तो हम लोग ये कह सकते हैं कि इसका जो लीनियर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी दोनों क्या हो जाएंगी, कंजर्व हो जाएंगी। तो इस प्रकार का जो कोलिजन होता है उसको हम लोग बोलते हैं परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन। एक चीज़ समझिए, बेसिकली जो हमारी प्रैक्टिकल लाइफ है उसमें परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि हम लोग ये जानते हैं जब कोई भी बॉल जो है सरफेस के साथ में टकराती है तो कुछ ना कुछ साउंड प्रोड्यूस होता है, कुछ ना कुछ सरफेस के ऊपर हीट प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन 100% पॉसिबल नहीं होता है, बट आइडियली थ्योरेटिकली हम लोग इसको एक अजम्पशंस मान सकते हैं। तो इसके कुछ एग्जाम्पल हैं जो परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन की कैटेगरी में रखे गए हैं, क्योंकि वो ऑलमोस्ट इंडिकेट करते हैं, 100% इंडिकेट नहीं करते बट वो ऑलमोस्ट इंडिकेट करते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल है जैसे कोलिजन बिटवीन द टू सब एटॉमिक पार्टिकल्स या कोलिजन बिटवीन द टू आइवरी बॉल्स। ठीक है, ओके। यदि परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन्स के हम लोग एग्जाम्पल की बात, सॉरी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, तो अभी हम लोग पढ़ चुके हैं किसके अंदर लीनियर मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी सब कुछ कंजर्व रहेगा। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि हम लोगों ने कुछ फोर्सेस के बारे में पढ़ा था पहले लेक्चर में, कि दो प्रकार के फोर्सेस होते थे हमारे पास में। एक कंजर्वेटिव फोर्सेस था बच्चों, एक था नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। कंजर्वेटिव फोर्सेस वो होते थे जिसमें जो पाथ था वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के ऊपर डिपेंड करता था, ना कि वो जो ऑब्जेक्ट वो किस पाथ से आया है। जबकि जो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस थे वो थे जो पाथ के ऊपर डिपेंड करता था, जैसे कि हमारे पास में फ्रिक्शन फोर्स था। ठीक है, फ्रैक्शनल फोर्स जो था हमारे पास में नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के अंदर आता है। तो यदि इसमें पाथ के ऊपर फॉलो नहीं करता है तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ये इसकी इनिशियल पोजीशन रही और ये इसकी फाइनल पोजीशन रही, ये इसकी इनिशियल फाइनल और यहाँ पे किसी प्रकार का एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ये फोर्सेज कैसे होंगे, कंजर्वेटिव फोर्सेज होंगे। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन। सेकंड देखते हैं हम लोग इन इलास्टिक कोलिजन। बच्चों हमारी जो लाइफ है उसमें ऑलमोस्ट जो एग्जाम्पल है वो हम लोगों को इन इलास्टिक कोलिजन के ही देखने को मिलते हैं। तो इसमें हमारे पास में लीनियर मोमेंटम जो है वो हमारे पास में कंजर्व रहेगा, लेकिन जो काइनेटिक एनर्जी जो है वो हमारे पास में कंजर्व नहीं रहेगी। एक चीज़ समझिए कि जो सिस्टम की एनर्जी है वो हमारे पास में कंजर्व है। सिस्टम की एनर्जी कंजर्व मतलब ये है कि एक ऑब्जेक्ट है जो हमारे पास में ए नाम की पोजीशन पे है, इस ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ से फ्री फॉल किया, तो फ्री फॉल करने के कारण ऑब्जेक्ट जो है वो इस पॉइंट पे टकराया। इस पॉइंट पे टकराने से पहले ऑब्जेक्ट ने 5 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया। ठीक है, तो यदि ये ऑब्जेक्ट टकराने के बाद में वापस से 2 मीटर का डिस्टेंस या 3 मीटर का डिस्टेंस अचीव करता है, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट के पास यहाँ पे जो जितनी एनर्जी थी बी पॉइंट पे ऑब्जेक्ट के पास में उतनी एनर्जी नहीं रही। तो उसकी एनर्जी कहाँ गई? तो आंसर है जब ये इस सरफेस के ऊपर टकराया होगा तो टकराने के कारण कुछ साउंड प्रोड्यूस हुआ होगा, और जिस सरफेस के ऊपर ये टकराया तो यहाँ पे कुछ एनर्जी प्रोड्यूस हुई होगी सरफेस के ऊपर। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि इसकी जो एनर्जी थी जो 5 - 2 मतलब 3 जो एनर्जी आ सकती है, या हम लोग ये कहें कि इसके पास मान लीजिए यहाँ पे थी 10 जूल एनर्जी और यहाँ पे इसको देखने को मिली हम लोगों को 7 जूल एनर्जी। तो ये जो डिफरेंस है ए पॉइंट और बी पॉइंट पे 3 एनर्जी का, ये एनर्जी कन्वर्ट हो गई किसमें, साउंड एनर्जी में और हीट एनर्जी में। तो यहाँ पे जो टोटल एनर्जी सिस्टम की है वो कंजर्व्ड है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी जो है वो कंजर्व्ड नहीं है। ठीक है, तो हमारे जितने भी एग्जाम्पल हैं वो मोस्टली या 99% जो एग्जाम्पल हमारे पास में इन इलास्टिक कोलिजन के ही होते हैं। जैसे कि एक रबर की बॉल को जो है सरफेस के ऊपर फेंकना, तो रबर की बॉल जो है वो उतनी हाइट वापस से रिगेन नहीं करती है। ठीक है, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि यदि उतनी हाइट वो वापस रिगेन नहीं कर सकती है तो इसके दौरान जो पाथ होगा या पाथ के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो हमारे पास में नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस कहलाएंगे, ना कि कंजर्वेटिव फोर्सेस कहलाएंगे। क्योंकि यदि नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस होते तो किसी प्रकार का लॉस नहीं होता पाथ में, और लॉस नहीं होता तो हमारे पास में इन इलास्टिक कोलिजन की बजाय परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन बन जाता। ठीक है, तीसरा आता है हमारे पास में परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। बच्चों ये कोलिजन जो है ये इस प्रकार का होता है कि पहले हमारे पास में दो बॉडीज रहती है। जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जांपल के तौर पे इसको समझता हूँ कि एक हमारे पास में बुलेट है और दूसरे हमारे पास में वुडन है। तो हम लोग ये देखते हैं कि यदि मैं इस बुलेट को एक बॉडी कंसिडर कर लूँ और जो हमारे पास में वुडन है इसको मैं सेकंड बॉडी कंसिडर कर लूँ,
तो जब एक बुलेट को एक गन से फायर किया जाता है तो इस बुलेट के पास में काइनेटिक एनर्जी है, और उस काइनेटिक एनर्जी के कारण ये बुलेट जो है इस वुडन से स्ट्राइक करती है, और इस वुडन के अंदर जो है ये बुलेट ही काइनेटिक एनर्जी होने के कारण इसके अंदर स्टक कर जाती है, मतलब कि इसके अंदर ये घुस जाती है। ठीक है, तो हमारे पास में ये जो है ये दो बॉडी थी, पहले एक वुडन था और एक बुलेट थी, अभी दोनों मिलके हमारे पास में एक वन बॉडी बना लेते हैं। तो इसमें जो रीबाउंस की कंडीशन थी, जैसे कि ऊपर हम लोगों ने देखा कि रीबाउंस की कंडीशन थी 5 मीटर से 2 मीटर, उसमें था परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन में हमने देखा रीबाउंस की कंडीशन थी 5 मीटर से वापस से 5 मीटर, मतलब टोटल एनर्जी कंजर्व थी परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन में। तो इसमें जो हमारे पास में रीबाउंस की कंडीशन है वो हमारे पास में 0 होगी। तो जब इस प्रकार का कोलिजन होता है उसको हम लोग बोलते हैं परफेक्ट इन इलास्टिक कोलिजन। जैसे कि आप मिट्टी लीजिए, चिकनी मिट्टी बोल सकते हैं, मड, उस चिकनी मिट्टी को आप दीवार पे फेंक के मारिए, तो हम लोग ये देखते हैं कि वो चिकनी मिट्टी वो दीवार के ऊपर चिपक जाती है। तो पहले दीवार और चिकनी मिट्टी दो अलग अलग ऑब्जेक्ट और बाद में दोनों कंसिडर हो गए, मतलब दोनों चिपक गए तो दोनों कंसिडर किए जाते हैं एज ए सिंगल ऑब्जेक्ट। तो वैन एवर टू बॉडीज कोलाइडिंग ईच अदर, मतलब कि जब दो बॉडीज के बीच में कोलिजन होता है और कोलिजन होने के बाद में दोनों बॉडी एक सिंगल बॉडी बन जाती है, दैट इज कॉल्ड परफेक्ट इन इलास्टिक कोलिजन। अगला जो हमारा लेक्चर रहेगा लेक्चर नंबर 10, उसमें एक डेरिवेशन हमारे पास में है इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, और वो डेरिवेशन इसके बारे में बताता है कि जब कोलिजन होता है तो किस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बढ़ जाती है, किस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी घट जाती है। यदि दो भारी ऑब्जेक्ट के बीच में कोलिजन होता है तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, एक भारी है एक हल्का ऑब्जेक्ट है तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, या फिर दोनों हल्के हल्के ऑब्जेक्ट है तो कोलिजन होगा तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। मतलब कि हमारे पास में कुछ जो कोलिजन हम लोगों को देखने को मिलते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में, उन वो किस प्रकार से होते हैं, कोलिजन होने से क्या क्या चेंजेस आते हैं बॉडीज़ के अंदर, वो हम लोगों को स्टडी करना है। तो तब तक आप इस लेक्चर को देखिए, समझिए। थैंक यू वेरी मच बेटा।